मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 में जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पेपर हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 4 वीडियो इसके ऊपर आ चुके हैं, बस ये 5th और 6th बचा है। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन अ कंपनी whose accounts are not required to be audited under the income tax law or under any other law। कहता है कंपनी के अलावा कोई और व्यक्ति जिसका आय का रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि क्या है। तो बहुत सिंपल में क्वेश्चन ये है कि देखिए, कुछ तो होती हैं कंपनी, उनकी आईटीआर की तारीख है 31 अक्टूबर। कुछ लोगों की टैक्स ऑडिट होनी होती है, उनकी भी आईटीआर की डेट है 31 अक्टूबर। लेकिन कहता है कि जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होनी है या कोई किसी और एक्ट में ऑडिट अगर जिनकी नहीं होनी है, तो जो सिंपल या ऑर्डिनरी असेसीज हैं वो अपना रिटर्न कब तक फाइल करेंगे। तो उनको रिटर्न फाइल करना होता है 31 जुलाई तक। अगर आपका वर्ष चल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ 22-23 या प्रीवियस ईयर कह लीजिए, प्रीवियस ईयर हुआ 22-23, उसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 23-24। तो 1 जुलाई 2023, तो असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 31 जुलाई तक आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वाइल ऑडिटिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन द ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दैट। तो अगर आप किसी एनजीओ की या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की ऑडिट करने गए हैं तो आप क्या देखेंगे। पहला, क्या अप्रयुक्त रसीद पुस्तकों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा गया है। तो देखिए, कोई हमें डोनेट करता है तो हम उसे रसीद देते हैं, बाकी रसीदें हमारे पास होती हैं जो अनयूज्ड हैं, अभी पड़ी हैं। तो क्या उन पर पर्याप्त कंट्रोल रखा गया है, ये हमें देखना है, यानी किसकी कस्टडी में रहती है ये हम देखेंगे। क्या सेकंड है, रोकड़ बही के साथ प्रतिपूर्ण की जांच करना। तो होता क्या है, जब हम रिसिप्ट काट के देते हैं किसी को तो फॉइल देते हैं, उसको काउंटर फॉइल रहता है हमारे पास, यानी रसीद का एक हिस्सा हमारे पास रहता है, उस हिस्से से हम कैश बुक का मिलान करते हैं। बिल्कुल, यानी हम ये देखते हैं कि सारी रसीदें चढ़ गई हैं क्या। तो या तो हमारे पास रसीद के नीचे फोटोकॉपी लगी होती है, हम उसको देखते हैं, या जैसे रसीद का जो काउंटर फॉइल वाला हिस्सा होता है वो हम देखते हैं। इसके अलावा प्राप्त कुल दान का मिलान रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों से किया गया है। तो हम एनुअली अपनी रिपोर्ट निकालते होंगे कि इस साल इतने हमें डोनेशन मिले हैं, तो उसका मिलान हम करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कैश बुक में डोनेशन की अमाउंट है या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डोनेशन की अमाउंट है और जो हमने पब्लिश किया है आंकड़ा, उसका मिलान करते हैं। तो ऑडिटर को ये सारे ही करने चाहिए। एक चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट करते समय उसे ये सारे काम करने चाहिए, और भी बहुत सारे काम है, ये सारे काम तो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट मतलब क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट का ऑडिट, उनकी पॉलिसीज़ का ऑडिट। तो उसमें 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट में हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने वो काम इकोनॉमिकली किया है या नहीं, मतलब बहुत महंगा तो नहीं किया है, टारगेट अपने समय पे पूरा किया है या नहीं। तो बेसिकली हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करते हैं। प्रॉपर्टी ऑडिट में यानी औचित्य जांच में हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट ने जो काम किया वो काम करने की ज़रूरत थी भी। भाई, काम सही करना एक बात है, लेकिन वो काम करना भी था क्या, तो पहले ये सुनिश्चित करना। तो प्रॉपराइटरी ऑडिट। और परफॉर्मेंस ऑडिट में ये होता है कि मैनेजमेंट ने जो टारगेट सेट किए, जो गोल सेट किए, ऑब्जेक्टिव्स तय किए, उन उद्देश्यों लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकी या नहीं। तो मैनेजमेंट ऑडिट करते समय हम इन तीनों ही चीज़ों को देखते हैं कि क्या लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त किया गया, क्या जिसे प्राप्त किया गया उसकी ज़रूरत भी थी, और क्या क्या निष्पत्ति रही हमारी, क्या परफॉर्मेंस रही। तो मैनेजमेंट ऑडिट के ये तीनों मेन एस्पेक्ट होते हैं। इसके यहाँ पे मैंने साथ में डॉक्यूमेंट लगा रखा है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पोस्ट ग्रेजुएट इज 0.6। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑल विल बी पीजी। देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा यूजी में आया, यूजी से पास आउट होकर आया और अब 2 साल चलेगा। एक तो होता है आपका पीजी प्रीवियस और एक होता है आपका पीजी का फाइनल। ठीक है, प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर। तो जनरली मान लीजिए हमारा तजुर्बा है कि 0.6 का मतलब है 60% स्टूडेंट है कि एक स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, अपना पीजी कंप्लीट कर लेता है। मतलब 40% लोग किसी भी रीज़न से नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, कुछ भी हो जाता है। अब मान लो अपन ने रैंडमली 5 बच्चे लिए
और अपन ने एक तरह से बैट लगाई, एक तरह से शर्त लगाई कि देखना सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो हो तो सकते हैं, 5 में से 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सपोज को जो अगर वो ये कहता कि इन 5 में से कोई 4 ग्रेजुएट होंगे तो मैं 5C4 सॉल्व करता। लेकिन ये हम चाहते हैं कि, हम जो चाहते हैं शर्त में, वो चाहते हैं कि 5 के 5 ग्रेजुएट हो जाएं। तो हम चाहते हैं कि पहला भी ग्रेजुएट हो जाए, सेकंड भी ग्रेजुएट, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। तो पहले की 0.6, और ये सब आप जानते हैं इंडिपेंडेंट है, पहले का पीजी होना दूसरे के पीजी के होने या ना होने को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, जिसमें हम चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, तो उसके होने के चांसेस तो हैं, इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पे आप ये आ जाएगा, कैलकुलेटर मिलता ही है। तो डी इसका आंसर आएगा। इसकी मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, नहीं अगर आप इसको समझें यहाँ पे इस बात को, तो इसकी लगभग लगभग 0.077, यू कैन से ऑलमोस्ट 8% प्रोबेबिलिटी है कि हमने जिन 5 बच्चों को सेलेक्ट किया है वो पाँचों के पाँचों बच्चे पीजी कर जाएंगे अपना कंप्लीट। इस बात की मात्र 8% संभावना है। ठीक है, चलिए वेल सबको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, फिर जो आएगा जो आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। 560 निवासियों की एक बस्ती में जहां चेचक का प्रकोप है, निवासियों में से 70% आक्रांत हुए हैं और 85% को टीका लगा है। इसका क्या मतलब क्या है, बहुत आराम समझो। एक बस्ती है, टाउनशिप है, वहाँ हमने देखा कि वहाँ 560 लोग रहते हैं। हमने वहाँ देखा कि उनमें से कितने लोगों को लाइक स्मॉल पॉक्स या कहें चेचक हुआ है। तो 70% को चेचक हुआ है, यानी 30% भगवान की दया से बच गए, 70% को चेचक निकली है। और हमने ये भी देखा कि 85% को टीका लगाया है। मतलब यानी ये थोड़ा सा बहुत ख़तरनाक सी बात है कि इन स्पाइट ऑफ टीका लगाने के बावजूद, यानी 85% लोगों को टीका लगा हुआ है, तो भी वहाँ पे 70% लोग चेचक से ग्रसित हुए हैं। अब ये पता है कि टीका लगाए हुए व्यक्तियों में से कम ऐसे कितने होंगे जिन्हें चेचक निकली होगी। तो अब इसको मैं एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने टेबल बनाई, चेचक है, चेचक नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीका लगा हुआ है और टीका नहीं लगा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, मैं आराम से बता दूँ कि 560 में से 70% को चेचक हुई है। तो आप इसका 560 का 70% निकाल लीजिए, 7 5 35, 7 6 42, इट्स ऑलमोस्ट 392, यानी 392 लोगों को चेचक हुई है। इसका मतलब है 168, 560 में से इनको लेस कर दो तो 168 को चेचक नहीं हुई है। ओके, इसी तरह से 476 को टीका लगा हुआ है और 84 को टीका नहीं लगा हुआ है। अब अपने को ये नंबर निकालने के लिए कहा है कि ऐसे कम से कम कितने लोग हैं जिनको टीका भी लगा हुआ है लेकिन उनको चेचक हुई है, ऐसे कम से कम कितने लोग हैं। अब आप सोचो, यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है। तो आप कहेंगे देखो यहाँ पे चूंकि टोटल समझिएगा, टोटल 392 है, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो फिगर आ सकता है ना वो 392 है। मैक्स टू मैक्स जो फिगर आ सकता है वो 392 है, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कम से कम कितना अमाउंट आएगा उसको देखें। तो आप देखिए कि यहाँ अगर फिगर आप चाहते हो कि कम से कम आवे, अगर आप चाहते हो यहाँ कम से कम आवे, तो यहाँ फिगर क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। आप अग्री करेंगे, अगर आप यहाँ कम चाहते हैं तो आपको यहाँ ज़्यादा भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ज़्यादा भरने पड़ेगा, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 168 आएगा। यहाँ मैक्स टू मैक्स आएगा 168। ओके, अब इसी पे रहिए, यहाँ मैक्स टू मैक्स फिगर आ जाएगा तो यहाँ कम से कम वाला फिगर आ जाएगा। तो बस टोटल जा रही है 476 और इसमें से आप 168 लेस कर दो तो यहाँ आपका न्यूनतम फिगर जो होगा वो न्यूनतम फिगर आ जाएगा एंड दैट विल बी 308। तो 308 इसका रहेगा। टिप मतलब टफ क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत टेबल बनाना आता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर 308 आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल
आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्रोप्रिएट टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मोर देन 2 सैम्पल अर्थमेटिक मीन्स? ऑप्शंस आर स्टूडेंट्स टी टेस्ट, वेरियांस एनालिसिस, फिशर्स जेट टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट सैम्पल और फर्स्ट सैम्पल का अर्थमेटिक मीन निकाला। इसके बाद हमने सेकंड सैम्पल लिया, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला। फिर मान लीजिए कि हमने थर्ड सैंपल निकाला और उसका अर्थमेटिक मीन निकाला। अब हमें ये देखना है कि इन रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, सार्थक अंतर है या नहीं। तो देखो, आपका टी टेस्ट और जेट टेस्ट इसको नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको वेरिएंस एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनोवा टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। एनालिसिस करने के लिए, वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए एनोवा टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, क्योंकि जब भी 2 से ज़्यादा सैंपल्स होंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। गिवन A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये आप समझ रहे हैं कि ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। इसका वैसे मतलब ये होता है कि अगर पहला प्लेयर ये चाल चले और सामने वाला B1 चले तो 7 रुपये का फ़ायदा होगा। ये अगर A2 चाल चले, सामने वाला B1 चाल चले तो -4 होगा। इस तरह से मतलब अलग अलग ये 9 कॉम्बिनेशन है। मैं ये चलूँगा, वो सामने वाला मेरा
जो ओपोनेंट है वो ऐसी चाल चलेगा, तो कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा ये है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ये अप्रोच लगाते हैं। यहाँ से लिखा मैंने मैक्स मिन, मैक्स मिन में पहले मैं मैक्सिमम लूँगा, जैसे 7 -4 और 10 में से मैक्सिमम वैल्यू 10, 6 -3 5 में से बड़ी वैल्यू 5, और 8 9 2 में से 9, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें से मिनिमम सेलेक्ट करूँगा, तो ये हुआ मैक्स मिन, ठीक है, पहले प्लेयर के लिए। यहाँ से लूँगा मैं मिन मैक्स, मिन मैक्स में 7 6 8 में से मिनिमम है 6, -4 -3 9 में से मिनिमम है -4, 10 5 -2 में से मिनिमम है -2। इसके बाद यहाँ मैं मिन मैक्स में से मैं मैक्स लूँगा, तो यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट आ गया है, तो इस क्वेश्चन का वैल्यू ऑफ द गेम होगा 6, ठीक है। चलिए मैंने अगले पेज पे इसको दिया भी है। पीडीएफ आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप हमसे व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ठीक है। पूरी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी आपको विद सॉल्यूशन। शेडो प्राइस मीन्स, अनफॉर्चुनेटली मुझे लीनियर प्रोग्रामिंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है, तो मुझे इसका नहीं पता है कि इसका रियल आंसर क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि शेडो प्राइस वाले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव डेट ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जो ऑडिटर है उसको वित्तीय विवरणों पे अपनी एक राय स्थापित करनी होगी, जो भी उसकी ओपिनियन है, चाहे वो क्लीन रिपोर्ट दे चाहे क्वालिफाइड रिपोर्ट दे, जैसी भी है उसे अपनी राय बनानी होगी और वो रिपोर्ट देनी होगी। उसके बारे में SA 700 है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 700 है। उसकी प्रभावी तिथि इफेक्टिव डेट क्या है, अप्रैल 2010 2013 2011 2012। इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2012। अगेन देख के बताना मेरे लिए आसान है, आप याद कितने एसेस करके गए होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब भले आसान लगता हो, एग्जाम हॉल में तो टफ ही क्वेश्चन था। वेल सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर्स ऑडिट ऑफ। भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकों के लिए है, वो कहता है कि ऑडिट होगी, किसकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी बिल्कुल होगी, बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी बिल्कुल होगी, अबव 1 and 2 बिल्कुल। ये तो वैसे आसान क्वेश्चन था, मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ के गए तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर किसी बैंक की ऑडिट होनी है तो ऑडिट क्या केवल बैलेंस शीट की होगी, नहीं, P&L की और बैलेंस शीट दोनों की होगी, तो इसका आंसर बोथ आएगा। जहाँ किसी सामान के आयात पर घरेलू उपभोग के लिए निकासी पर शुल्क का भुगतान किया गया है, ऐसे शुल्क को उस व्यक्ति को वापस किया जा सकता है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से भुगतान किया गया था, यदि। ये क्वेश्चन ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने माल इंपोर्ट किया है, ठीक है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसने माल छुड़ा लिया है, उसने या उसकी ओर से किसी ने इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है, वो इंपोर्ट ड्यूटी वापस हो सकती है अगर अगर सामान खराब पाया गया या विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया, तो बिल्कुल। अगर माल एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं है या माल खराब है तो वो इंपोर्ट ड्यूटी वापस हो सकती है। सेकंड, आयातक इन वस्तुओं के संबंध में किसी भी शुल्क वापसी का दावा नहीं करता। सेकंड कंडीशन ये है कि रिफंड हो जाएगा अगर उसने कोई ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम नहीं किया है तो। थर्ड है, यदि माल वापस निर्यात कर दिया जाता है या आयातक माल पर अपना अधिकार छोड़ देता है या उचित अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है, इन सब दशाओं में आयातक को उसके माल की जो उसने इंपोर्ट ड्यूटी चुकाई थी उसकी वापसी हो जाएगी। इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा। इन सारे ही मामलों में आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 26A बताता है कि किन मामलों में रिफंड होगा, तो उसमें ये सारे माल लिखे गए हैं कि अगर माल एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं है तो, अगर माल पर इम्पोर्टर ने कोई ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है तो, अगर उस माल को री एक्सपोर्ट कर दिया गया है तो, उस माल पे उसने अपना अधिकार छोड़ दिया गया है तो, और उस माल को अगर अधिकारी की प्रेजेंस में नष्ट कर दिया गया तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाई गई थी उसकी वापसी हो सकती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर, प्रयोग की अभिकल्पना के आधारभूत सिद्धांत हैं यादृच्छिकीकरण का सिद्धांत यानी रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल, रेप्लिकेशन प्रिंसिपल, लोकल कंट्रोल प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द अबव। तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि फिशर ने कहा था कि ये जो प्रयोगों की अभिकल्पनाएं होती हैं उसमें ये तीनों ही प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल। तो ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत बार वीडियोस में मैंने कहा था कि ये तो आपको याद करके ही जाना है, कम से कम एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सेक्शन 139 है अपॉइंटमेंट से संबंधित, अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 139 है। एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको हटाने के लिए सेक्शन 140 है,
उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के लिए 141 है और रेम्यूनरेशन के लिए 142 है। बाय द वे इन्होंने अपॉइंटमेंट पूछा था कि 139 का संबंध किससे है, तो 139 का संबंध है कंपनी ऑडिटर के नियुक्ति व पुनर्नियुक्ति से, अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट से। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से क्या सही है। पहले मामले में लिखा है अंकेशक के इस्तीफे के मामले में आकस्मिक रिक्ति 90 दिन में निदेशक मंडल द्वारा भरी जाएगी, ये गलत है। हकीकत यह है कि अगर आपका ऑडिटर रिज़ाइन करता है, त्यागपत्र देता है, तो ये जो उसकी इस रेजिग्नेशन से जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर भरेगा और फिर 90 दिन के अंदर एजीएम में इसकी अप्रूवल ले लेगा, ठीक है, वहाँ पे इसको पास करवा देगा। लेकिन बेसिक बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज़ के भीतर अपॉइंटमेंट करेगा, इसमें लिखा है 90 दिन के भीतर करेगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड लिखा है सरकारी कंपनी की दशा में आकस्मिक रिक्ति 90 दिन में केंद्र सरकार द्वारा भरी जाएगी, ये भी गलत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो री अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट का काम सीएजी ही करता है और वो भी 30 डेज़ के अंदर करता है, तो ये सेकंड जो लिखा है गलत है। आकस्मिक रिक्ति का अर्थ है कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्ति, नहीं। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि अपना टेन्योर ख़त्म से होने से पहले ही उसकी पोस्ट खाली हो जाए, उसकी डेथ की वजह से, उसके डिसक्वालीफाई होने की वजह से, उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से, उसके अचानक काम छोड़ देने की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही अगर अपना पोस्ट वेकेंट कर देता है तो उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो ये सारे के सारे ही सही नहीं है, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंपनी सी ऑडिटर ए, रिपोर्ट आर, ओ ऑडिटर कारो। तो कारो 2020 के तहत ये जो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए, क्वेश्चन पहला पॉइंट कहता है मैंडेटरी एप्लीकेबल है। सेकंड कह रहा है नहीं एग्जेम्प्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इसलिए एग्जेम्प्ट है। थर्ड में सिंपली लिखा है एग्जेम्प्ट है। चौथे में लिखा है एप्लीकेबल है, तो ये एग्जेम्प्ट है। जो कारों के रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उससे कई कंपनीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया है। बैंकिंग कंपनी भी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी को एग्जेम्प्ट किया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, देखिए कहता है कारो 2020 एप्लीकेबल है। वैसे तो सारी कंपनियों पे या जिनकी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होनी है उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल है, ठीक है। और द ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज विच वर कवर्ड बाय कारो 16, जिन पे कारो 16 एप्लीकेबल था उन पे कारो 20 भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो कारो 2020 अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग कंपनीज। तो कारो के जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है ये निम्न कंपनियों पे लागू नहीं है, ओपीसी पे, स्मॉल कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, चैरिटेबल पर्पस वाली कंपनी पे और लास्ट में लिखा है इंश्योरेंस कंपनी पे, यानी इन पे कारो के जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं है, ठीक है। विच मेथड कैन बी यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। क्वेश्चन ये है कि अगर जोखिम की स्थिति हो तो फिर आप डिसीजन में कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। अब जोखिम की स्थिति क्या होती है, सपोज़ कीजिए कि आप किसी पेरिशेबल वस्तु का व्यापार करते हैं, किसी नाशवान वस्तु का व्यापार करते हैं। आपको लगता है कि 1-2 दिन में बिक गई तो अपन इतने रुपये कमा लेंगे, लेकिन अगर 1-2 दिन में नहीं बिकी तो ख़राब हो जाएगी, यानी उसकी रिस्क भी है। तो ऐसे में अगर जब रिस्की माहौल होता है ना, तो वहाँ पे डिसीज़न कैसे लें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने पुराने एक्सपीरियंस का ध्यान रखना पड़ता है, जो घटनाओं के होने के चांसेस हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। उसके बेसिस पे 3 मेथड निकल के आते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्राइटेरिया, क्या होने पे क्या होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्राइटेरिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये तीनों ही मेथड हैं। तो कभी भी जोखिम की स्थिति हो तो डिसीजन लेते समय इन तीनों मेथड से कैलकुलेशन करके आप एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, डिज़ायर्ड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। इसका आंसर है डिज़ायर्ड सैम्पलिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज़ कीजिए कि हम एक खाने पीने का प्रोडक्ट बनाते हैं और छोटे बच्चों का बनाते हैं, ठीक है। हम एक स्कूल में गए, उस स्कूल में 2000 बच्चे हैं, तो हमने कहा लगभग हम 200 बच्चों से पूछेंगे, ऐसा हमने सोचा, लगभग हम 200 बच्चों से पूछेंगे कि वो
क्या नाश्ते में लेना पसंद करते हैं, या वो हमारा प्रोडक्ट पसंद करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ हम सर्वे करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि कोई से भी रैंडमली 200 बच्चे ले लो, तो वो तो हो गई रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, समझ में आती है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 2000 की पॉपुलेशन में देखो बॉयज़ कितने हैं, सपोज़ कीजिए 1200 बॉयज़ हैं उस स्कूल में और 800 गर्ल्स हैं, तो आप एक प्रोपोर्शनेट तौर पे 120 बॉयज़ ले लो, 80 गर्ल्स ले लो, तो ये आपने स्ट्रेटा ले लिया, है ना, आपने एक कोटा ले लिया, 120 बॉयज़ ले लिए, 80 गर्ल्स ले लिया और उनसे उनकी चॉइसेस पूछ ली, ठीक है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग का थोड़ा सा डिफरेंट रूप हुआ, आपने ग्रुप्स में बांट दिया। एक और तरीका हो सकता है कि जैसे आपको लगता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट है वो बॉयज़ ज़्यादा लाइक करेंगे, तो आपने कहा क्या किया, आपने सैंपल में बॉयज़ को ज़्यादा शामिल कर लिया। तो आपने पहले ही सोच लिया कि 2000 में से 1600 सर्वे में मैं बॉयज़ को लूँगा, 400 गर्ल्स को लूँगा, मान लीजिए आपने ये ले लिया। तो आपने एक पर्पस के तहत किया, तो ये हो गई पर्पसिव सैम्पलिंग। लेकिन ये जो है ना सैम्पलिंग का, ये कोई टाइप नहीं है, तो थर्ड इसका जो आंसर है वो गलत है। डिज़ायर्ड सैम्पलिंग कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। इन duality, the coefficient of variable in the objective function of primal under the linear programming problem becomes, देखिए एक होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, अगेन मेरा थोड़ा इसमें हाथ तंग है, पर उसमें एक होता है प्राइमल और उसी क्वेश्चन का आप डुअल सॉल्व कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन बेसिकली अगर प्राइमल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो डुअल के अंदर वो कंस्ट्रेंट बन जाता है, और वो बन जाते हैं कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये आप याद कर लीजिएगा, प्राइमल को डुअल में बदलने के नियम है, तो यहाँ से मैंने लिया है ये कि प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉफिशेंट होते हैं वो राइट हैंड साइड में जाके कांस्टेंट ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाते हैं प्राइमल टू डुअल में, ठीक है। इसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जे जे ए इज़ अवेलेबल। देखिए 80 जे जे ए अलग होता है और 80 जे जे ए अलग होता है। खैर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अगर कोई व्यापारी या कहें बिजनेसमैन बायोडिग्रेडेबल कहें जो वेस्ट होता है उस वेस्ट से बायोगैस, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड्स इस तरह की चीज़ें बनाने में लगा हुआ है, तो उसके प्रॉफिट 5 साल तक 100% एग्जेम्प्ट होंगे। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में लगा हुआ है गलत, पिछड़े क्षेत्र में लगा हुआ है गलत। जो बंदा बायोडिग्रेडेबल कचरे को एकत्रित करने में और उसको प्रोसेस करने के व्यवसाय में लगा हुआ है उसे 80 JJA के तहत कटौती मिलेगी। तो सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है मधु ने 1 अप्रैल 2022 को एक कैपिटल असेट्स को अक्वायर किया और उसका उपयोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए किया। अब 9 नवंबर 2023 में उनकी आपूर्ति कर योग्य हो जाएगी। संपत्ति की कीमत 6.5 लाख थी, 18% GST लगाया था। तो बताइए मधु को इनपुट क्रेडिट कितनी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट टफ भी। बेसिकली बात क्या है कि मधु ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस समय GST चुकाया। कितना चुकाया होगा? 6.5 लाख रुपए का 18% GST चुकाया होगा। लेकिन उस समय उनको इनपुट क्रेडिट ITC जिसको बोलते हैं वो नहीं मिली होगी। क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि वो उस समय एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिया करते थे, मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाते थे या जो सप्लाई देते थे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में थी। लेकिन अब सीन ये हुआ कि नवंबर 2023 में वो इनका जो प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ गया। टैक्सेबल कैटेगरी में आ गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जो GST चुकाया मुझे उसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। लेकिन आपकी इसमें नियम ये है कि हर क्वार्टर के लिए 5% आपका काटा जाएगा। पर क्वार्टर के लिए आपका 5% रिड्यूस किया जाएगा। आपने संपत्ति खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, तो वहाँ से लगाकर 31 मार्च 2023 तक पूरा साल हो गया और इस पूरे साल में आपके 4 क्वार्टर हो गए। इसके बाद 23 से आप बात करो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हालांकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उसे क्वार्टर काउंट किया जाएगा। इसके अलावा 3 क्वार्टर और हो गए। तो अब तक यूँ समझो कि एक तरह से 7 क्वार्टर तक आपने संपत्ति को यूज़ कर लिया। तो एक क्वार्टर का 5%, तो आपका 7 क्वार्टर का हुआ 35%। तो आपकी जितनी GST क्रेडिट बनती है मैथमेटिकली उसमें से 35% रिड्यूस किया जाएगा और 35% रिड्यूस करने के बाद जो होगा उसे टैक्सेबल किया जाएगा। तो मैंने सारा कैलकुलेशन बताया है कि आपकी टोटल क्रेडिट वैसे बनती है 1,17,000 के, लेकिन इसमें से 35% क्रेडिट रिड्यूस की जाएगी और जो आप नेट क्लेम कर पाएंगे दैट विल बी 76,050 रुपी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। होप समझ में आया होगा। टफ क्वेश्चन था पर देख के गए थे तो मतलब मज़ा आ जाएगा जो देख के गया होगा। 71 गिवन
एक तरफ प्राइस दिया हुआ है और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है, आराम से समझे। इन्होंने जो प्राइस का अर्थमेटिक मीन निकाला, ठीक है, प्राइस का अर्थमेटिक मीन निकाला वो है 50, और क्वांटिटी डिमांडेड का अर्थमेटिक मीन निकाला 70। इसी तरह से इन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, अगर हम प्राइस को एक्स माने और क्वांटिटी डिमांडेड को वाई माने, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई निकाला इन्होंने 5। इन्होंने जो कॉफिशिएंट कोरिलेशन पाया वो है 0.88, यानी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे कायदे से टेक्निकली क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक तरफ प्राइस है, जनरली प्राइजेज और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, पर ठीक है, किसी वजह से पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, वो प्रदर्शन वाली वस्तुएं हो सकती हैं, गिफन गुड्स हो सकते हैं, तो ठीक है। अपन तो क्वेश्चन जैसा है वो ये है कि इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्वेश्चन क्या चाहता है? एस्टिमेट द लाइकली डिमांड इन नियरेस्ट यूनिट्स व्हेन प्राइस बराबर 62। इनका क्वेश्चन ये है कि अगर x 62 हो तो y कितना होगा, आराम से, क्योंकि इन्होंने प्राइस दे दी है और हमसे इन्होंने क्वांटिटी पूछी है। तो अगर y हमारा मिसिंग है तो हमें y ऑन x इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन का क्वेश्चन है, वहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x बराबर 62 हो तो y कितना होगा। तो अब इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा y माइनस वाई की मीन बराबर बी वाई एक्स माइनस एक्स की मीन। एक आध वैल्यू में भर के बताता हूँ, y माइनस वाई सीरीज़ का मीन है 70, इसी तरह से x सीरीज़ का मीन है आपका 50, और बी वाई एक्स आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। यहाँ पे वैल्यूज पुट किया करेंगे, जैसे r की जगह रख देंगे 0.88, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y की जगह रख देंगे 5, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x की जगह रख देंगे 4। सॉल्व करने पे 1.10 आ जाएगा, तो आपकी बी वाई एक्स की वैल्यू 1.10 आ जाएगी। कुल मिला के फिर आप इसको सॉल्व करते चले जाना, जैसे y माइनस 70 बराबर 1.10 x माइनस 55, और ऐसे करके इधर उधर करके माइनस 55 को आप इधर ले आना, इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी। और जहाँ पे आपको x है तो x तो आपको बता रखा है ना कि अगर x 62 हो तो यहाँ पे 1.10 x की जगह आपको 62 रखना है। ये सारा मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 83.2, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर कस्टम एक्ट 1962 सेक्शन 74 एंड 75 डील्स विद। तो कस्टम एक्ट वापस धाराओं का क्वेश्चन है। धारा 74 और 75 का संबंध है चार्जिंग स्टेशन से, ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी से, ईओयू स्कीम से या ईपीसीजी स्कीम से। तो इसका संबंध है ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी से, कि कैसे आपका शुल्क वापस होगा। तो अगर आप एक्ट को देखेंगे तो चैप्टर 10वां इज़ अबाउट ड्रॉबैक। वहाँ बताया गया है कि अगर हम जो गुड्स मंगाया था उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब एज इट इज़ एक कंट्री से मंगाया दूसरी कंट्री को री एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो धारा 74 के तहत ड्रॉबैक मिलेगा। और अगर अपन ने माल मंगाया, उससे फिर माल को तैयार किया, माल को तैयार करके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट किया, तो धारा 75 के तहत आपको ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, एक टेक्सटाइल उद्योग में निर्मित विभिन्न कपड़ों के रोल्स या गांठ से 20 टुकड़े काटे गए, जिसमें यादृच्छिक रूप से 80 अपूर्णता पाई गई। सी चार्ट मतलब कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट के आधार पर केंद्रीय, उच्च तथा निम्न सीमाएं क्या हैं? तो ये गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित चैप्टर है। इसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से देके बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपने 20 बच्चों की कॉपी ली, रैंडमली 20 बच्चों की कॉपियाँ ली, उनका होमवर्क चेक किया और आपने 80 मिस्टेक्स पाई। तो आपने क्या पाया कि ऑन एन एवरेज बच्चा 4 मिस्टेक करता है। तो ये तो आपकी सेंट्रल लाइन होगी कि बच्चा 4 मिस्टेक करता है। अब आप अपर कंट्रोल लाइन कैसे सेट करोगे? जो आपका सी है उसके अंदर 3 अंडर रूट सी, ठीक है। जैसे सी की जगह तो आप भर दीजिए 4, 3 और सी अंडर द रूट, तो यहाँ पे आएगा 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2, 2 3 6, 6 और 4 हो गया 10, तो यहाँ सॉल्व हो गया 10। तो ये तो हो गया आपका अपर क्लास लिमिट के लिए रूल। और लोअर क्लास लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यही लगाना है सी, बट -3 कंट्रोल को अंडर द रूट में रख देंगे। अब क्या होगा? अब जब आप सी की जगह पे रखेंगे 4, तो अंदर हो जाएगा सॉल्व करने पे 2,
दो को -3 से मल्टीप्लाई करने पे होगा -6, 4 को में से -6 करने पे आएगा -2। तो अब बच्चा क्या कर सकता है, इसमें देखो इन्होंने पूछा केंद्रीय, तो सी तो हो गई 4, उच्च सीमा हो गई 10, और निम्न सीमा आपको -2 नहीं देनी है। यहाँ पे भी चक्कर इन्होंने -2 वाला ऑप्शन भी दे रखा है, -2 की जगह आपको 0 रखना है। तो 4, 10 और 0, 4, 10 और 0 इसका सी आंसर होगा। ठीक है, तो सी और डी, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई बच्चा या तो मिस्टेक करेगा या नहीं करेगा। मतलब मिस्टेक, जैसे मैं मिस्टेक की बात करें तो मिस्टेक्स कांट बी इन नेगेटिव, या तो एरर होगा या नहीं होगा। एरर कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो इसलिए ज़ीरो ही लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे है determine the custom duty, total duty and tax payable including the safeguard duty 20% for 2000 goods with assessable value of 60 lakh goods, considering basic custom duty 10%, social welfare cess is levied on BCD 10% and IGST at 18%। तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुल मिला के आप ये समझिए, जो माल आपने मंगाया है उसकी एसेसेबल वैल्यू 60 लाख है। इसे साइड में रख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी विच इज़ 10%। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% पहली लाइन में लिखी हुई है, तो 60 लाख का 10% हो गया 6 लाख रुपया। इस 6 लाख रुपए पे आपको लगाना है सामाजिक कल्याण उपकर, सोशल वेलफेयर सेस, जो कि 10% लगाना है। इस 6 लाख रुपए पे लगाना है, तो ये हो गया 60,000 रुपये। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था 20% सेफ गार्ड ड्यूटी 20%, ये 20% आपको इस 60 लाख में निकालना है विच इज़ 12 लाख रुपया। और इसके बाद लास्ट में आपको IGST निकालना है। याद रखिएगा IGST आपको निकालना होता है AV प्लस BCD प्लस सोशल वेलफेयर सेस प्लस सेफ गार्ड ड्यूटी। ये जो चारों फिगर हैं 60 लाख, 6 लाख, 60,000, 12 लाख, 60, 72, 78, 78 लाख 60,000 रुपया पे आपको IGST निकालना पड़ेगा विच इज़ 18%। ये आप निकालिएगा एंड देन फिर आप इसका जोड़ लगा दीजिएगा। ये सारा कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, आप देख लीजिए। ठीक है, 32,74,800 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है शिवा इंदौर में कपड़ा सामान का खुदरा व्यापारी है। वित्तीय वर्ष के लिए उसका टर्नओवर 80 लाख था। उसने GST के तहत कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है। आपको पता है कंपोजिशन स्कीम वाले ग्राहक से टैक्स नहीं लेते, यानी आउटपुट टैक्स की वसूली नहीं करते। जितना उनका टर्नओवर रहा है उस पर निश्चित दर से वो GST चुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प लिया है। तो 80 लाख रुपए है, तो 80 लाख रुपए पे 0.5% और 0.5%। एक हो गया आपका CGST। 80 लाख का 1% हो जाएगा 80,000, तो आधा हो जाएगा 40,000। तो 40,000 CGST और 40,000 रुपये स्टेट GST। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम की मैं आपको दरें दिखा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो उसे 0.5% CGST और 0.5% SGST, यानी कुल टर्नओवर का 1% कंपोजिशन टैक्स देना होगा। अगर वो रेस्टोरेंट है, बेसिकली वो अल्कोहल नहीं देता, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ 5% GST होता है। 5% में 2.5% आपका सेंट्रल GST होता है और 2.5% स्टेट GST होता है। और अगर वो कोई और सेवा का प्रदाता है तो 6% GST लेगा, जिसमें 3% CGST और 3% SGST होता है। हमारे मामले में वो व्यक्ति 80 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा था और एक वो रिटेल ट्रेडर था। ठीक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता था। 0.5% एंड 0.5%, टोटल 1%। Which statement is correct regarding जीरो रेटेड सप्लाई? शून्य रेटेड आपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, माल की आपूर्ति जिस पर कोई कर देय नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, मतलब जैसे अगर आप माल एक्सपोर्ट करते हो या किसी SEZ यूनिट को माल सप्लाई करते हो या किसी सेज डेवलपर को माल सप्लाई करते हो, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है जिस पे आप कोई टैक्स उससे नहीं लेते। शून्य रेटेड आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है, बिल्कुल है। तो इसे यूँ समझिए कि अगर ये एक व्यक्ति है, अगर ये एक्सपोर्ट करता है तो हम सामने वाले से GST वसूल नहीं करेंगे, लेकिन हमने अगर परचेज़ करते समय कोई GST चुकाया है तो उसकी क्रेडिट आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर C रहेगा। ये दोनों ही खासियतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहता है गिफ्ट्स
not exceeding dash dash value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both। देखिए, अगर एक एम्प्लॉयर है यानी सेठ जी हैं और एक एम्प्लॉई है जो वहाँ काम करता है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट करता है तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? इसमें 50,000 का नियम है। अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दिया है तो फिर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 50,000 तक का अगर माल एक्सपोर्टर ने एम्प्लॉय को दिया है, मतलब माल एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया है, तो उसे सर्विस के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि countervailing duty under section 9 of the custom tariff act 1975 shall not be levied unless it is determined that the subsidy provided by the exporting country on manufacture of an article। कहता है सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 के तहत काउंटर वेलिंग शुल्क तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि यह निर्धारित न हो जाए कि किसी वस्तु के निर्माण पर निर्यातक देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी निर्यात निष्पादन से संबंधित है, निर्यात मद में आयोजित वस्तुओं पर घरेलू वस्तुओं के उपयोग से संबंधित है। तो बी और सी दोनों ही सही हैं। थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। बी और सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदयपुर का एक्स अमृतसर के वाई को 1,000 किलो रबर झाड़ियों की आपूर्ति करता है। जीएसटी सहित चालान का मूल्य 1,02,400 है। लागू जीएसटी की दर 28% है। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य क्या है? तो यहाँ पे एक्स है, वो वाई को सप्लाई दे रहा है। टोटल जो बिल बना है वो है 1,02,400। तो इसके अंदर 100 प्लस जीएसटी शामिल है। जीएसटी इस क्वेश्चन में 28% बताया गया है, तो 1,02,400 अपने आप में 128% है। ठीक है, इनटू आप 100% करेंगे तो सॉल्व करने पे आपका 80,000 रुपये आ जाएगा। तो बेसिकली जो माल बेचा गया है वो 80,000 रुपये है और उसके अंदर फिर 28% जीएसटी जोड़ा गया है। 8 दूनी 16, 8 8 64, यानी उसके अंदर 22,400 रुपये का आईजीएसटी जोड़ा गया है, तब जाके आपको 1,02,400 दिखाई दे रहा है। तो जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा दैट इज़ 1,02,400, लेकिन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसे 80,000 रुपये कहा जाएगा। तो डी इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से क्या फॉल्स है? मैनेजमेंट ऑडिटर्स नीड नॉट प्रोसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रबंध अंकेशक के लिए पेशेवर योग्यता का होना आवश्यक नहीं, ये बात सही है। मैनेजमेंट ऑडिटर कोई भी हो सकता है, का मतलब ये नहीं कि कोई आलतू फालतू चलता आदमी होगा। नॉलेज तो होगी, लेकिन उसके अंदर कोई जैसे सीए होने के लिए या कहीं ऑडिटर होने के लिए आपका सीए होना ज़रूरी है ना। कॉस्ट ऑडिटर होने के लिए आपका सीएमए होना ज़रूरी है। इसी तरह मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए किसी खास तरह की कहीं आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये ट्रू है कथन। प्रबंध अंकेशक वैधानिक रूप से आवश्यक है, ये फॉल्स है। अभी तक मैनेजमेंट ऑडिट कंपल्शन नहीं है। कराओ तो अच्छी बात है, फ़ायदा ही होगा, लेकिन कंपल्सरी स्टैट्यूटरीली रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने लिखा है ये फॉल्स है। मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, ये बिल्कुल सही है। प्रबंध अंकेशक में आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि जो प्रबंधकीय कार्य निष्पादित किए गए हैं उनका आप परीक्षण करोगे, उनका मूल्यांकन करोगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रबंध अंकेक्षण प्रबंधन की सुदृढ़ता और संचालन की दक्षता की जांच करता है, ये भी ट्रू है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वैधानिक रूप से आवश्यक होना, ये कथन फॉल्स है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। वाउचर फॉर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर मान लीजिए कि आप कैश बुक में एक सौदा देखते हैं कि फिक्स एसेट्स को बेचा गया, अब आप उसके वाउचिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे? भाई अगर बेचा गया है तो कैश बुक में एंट्री भी होगी, अगर बेचा गया है तो उसके साथ हमारा पत्र व्यवहार भी हुआ होगा, बेचा गया है तो एक सेल डेट भी होगी, बेचा गया है तो एक मिडिल मैन भी होगा। तो आप सेल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडिल मैन देखेंगे, बिल्कुल हम देखेंगे। कॉपी ऑफ सेल डीड बिल्कुल देखेंगे। काउंटर फॉइल और रिसिप्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, हम कैश बुक में जो दर्ज किया है उसका काउंटर फॉइल देखेंगे, रिसिप्ट वगैरह का, और उसके साथ जो पत्राचार है वो सब देखेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव कि सर ये कौन से टॉपिक का है? ये ऑडिट वाले चैप्टर से है कि आप जैसे प्रमाणन वाला चैप्टर कि आप वाउचिंग कैसे करेंगे, तो उसमें डिफरेंट
आप सेल्स की वाउचिंग कैसे करेंगे, आप परचेज़ की वाउचिंग कैसे करेंगे, इसी तरह का फिक्स एसेट परचेज़ है तो उसकी वाउचिंग कैसे करेंगे, और फिक्स एसेट सेल है तो उसकी वाउचिंग कैसे करेंगे। तो इन्होंने एक बार के लिए बताया है कि अगर फिक्स एसेट्स की सेल से संबंधित रिलेटेड है तो आपको मिडिल मैन का सेल स्टेटमेंट, रिसिप्ट, सेल डीड की कॉपी, उसके साथ जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, ये सब देखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज EPCG स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। बी और सी थोड़ा नाजुक है, थोड़ा सा ध्यान से। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, EPCG स्कीम लाई गई थी कि भाई हमको अगर क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, तो आपको कहा गया कि आप मशीनें इंपोर्ट कर सकते हो। तो मशीनों को ही टेक्निकली कैपिटल गुड्स कहते हैं। मशीन वगैरह को इंपोर्ट करें ताकि उससे हम हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करें और फिर उसे एक्सपोर्ट करें। तो EPCG स्कीम लाई गई थी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। वेल, नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज देयर ग्रेटर नीड फॉर सोशल ऑडिट। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। NGO का हो जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की सोशल ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है कि भाई इनके होने से समाज को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो सोशल ऑडिट के लिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। वेल, नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट का कंसर्न होता है विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑडिट इज फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑल ऑफ द गन, अगेन इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। मैनेजमेंट ऑडिट में हम ये देखते हैं कि किस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, अच्छे, बुरे, पुअर, एवरेज, किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप क्वालिटी है, लो है, बॉटम क्वालिटी है, क्या है। और इसमें हम बेसिकली मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव, अगेन मुझे लग रहा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1938 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। कहता है ये जो बीमा अधिनियम 1938 है, इसके तहत वर्ष के अंत में क्या बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू खाते, बिल्कुल। लाभ हानि खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, बिल्कुल। बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द होगा। बैक टू बैक लगातार तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है कि अगर बीमा कंपनी के खाते बनाए जा रहे हैं, जिसे मैं इसका आपको एक नोट पढ़ के बताता हूँ। ठीक है। अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट के बारे में लिखा है, पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल सेज की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल सेज P&L बनाना पड़ेगा, और एक रेवेन्यू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये थर्ड शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में बैलेंस शीट बनाने का उल्लेख है, सेकंड शेड्यूल में P&L का, और थर्ड शेड्यूल में रेवेन्यू खाता बनाने का उल्लेख है। तो आपको ये बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। Such amount can be donated in cash for claiming deduction under section 80G for assessment year 23-24। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। 80G में डिडक्शन आपको तब मिलता है जब आप डोनेशन देते हो। डोनेशन आप कैश में दे सकते हो 2000 तक। 2000 तक का डोनेशन आप कैश में भी दोगे तो 80G का डिडक्शन मिल जाएगा। 2000 से ज़्यादा वाला दान अगर आप दोगे तो फिर वो आपको कैश के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं, चेक, ऑनलाइन, ठीक है, UPI वगैरह, उन तरीक़ों से देना पड़ेगा। तो 2000 की लिमिट है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गेम थ्योरी डील्स विद। वेल, गेम थ्योरी बेसिकली क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले भी बात हुई, थोड़ी देर पहले, कि हम अगर एक चाल चलेंगे, सामने वाला एक चाल चलेगा, तो उसमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक रेस्टोरेंट है ना, हमने अगर डिस्काउंट कूपन चालू किए तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ लाएगा। तो हमारे मुंह से और उसके मुंह से एंड ऑफ द डे क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं वो। तो गेम थ्योरी डील्स विद मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल, हमारे एक डिसीजन का मैथमेटिकल पहलू क्या होगा वो देखा जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। बिल्कुल, इसके साथ हम अपनी व्यू रचना बना सकते हैं। हम ये करेंगे तो सामने वाला ऐसा करेगा, और सामने वाला ऐसा करेगा तब हम ऐसा करेंगे। तो गेम थ्योरी में यही किया जाता है। तो अबव 1 और 2 बोथ आएगा इसका आंसर, सी इसका आंसर होगा। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट के प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट की किस धारा में दिए गए हैं। तो 115 JB इसमें दिए गए हैं। एक कंपनी को कम से कम इतना टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैट प्रावधान दिए गए हैं धारा 115 JB के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर ए रहेगा। वेल, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एविडेंस इज लीस्ट रिलायबल।
निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सबसे कम विश्वसनीय है? तो ये ऑडिट का क्वेश्चन है। आपको पहचानना है कि अगर आपके पास ये 4 एविडेंस आए तो कौन सा सबसे कमज़ोर है या सबसे कम अच्छा है। पहला है प्रबंधन द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया जिसका लिखित रूप से पुष्टि करने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, इसे होल्ड पे रखिए। कमज़ोर तो ये है क्योंकि उन्होंने मौखिक रूप से कोई बात कही, जैसे मैंने उनसे पूछा आपके डेटर कितने हैं, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल बता दिया डेटर हमारे 18 लाख के हैं। तो मैंने कहा आप लिख के दे सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम लिख के तो नहीं देंगे। तो ना डेटर की लिस्ट दे रहे हैं, ओरल कह रहे हैं 18 लाख के डेटर हैं और लिख के भी देने को तैयार नहीं है। सेकंड में प्रबंध द्वारा मौखिक प्रस्तुतिकरण जिसके बाद में लिखित रूप से पुष्टि की गई। सेकंड वाला थोड़ा सा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि अब की बार उन्होंने न केवल ओरली कहा कि मान लो हमारा इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री 18 लाख का है, बल्कि उन्होंने लिख के भी दिया कि हम डायरेक्टर को ये घोषणा करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री 18 लाख की है और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उन्होंने मान लो लिखित में दे दिया। एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष से प्राप्त दस्तावेज साक्ष्य, ये तो सबसे सॉलिड है। अगर आपने थर्ड पार्टी से, जैसे उन्होंने बताया बैंक में 40 लाख हैं, तो मैंने उनकी बात पे विश्वास ना करके बैंक से स्टेटमेंट मंगा लिया, तो वो, या क्रेडिटर इतने के हैं तो मैंने क्रेडिटर से फ़ोन पे बात करके स्टेटमेंट मंगवा लिया, तो अगर मैंने थर्ड पार्टी से एविडेंस कलेक्ट किया है तो वो तो मच मोर स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। और मूल दस्तावेजों की प्रमाणित फ़ोटो प्रतिलिपि, तो मान लीजिए मुझे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला पर उसकी फ़ोटोकॉपी मिली और फोटोकॉपी को उसने वेरीफाई कर रखा है, तो भी आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। इन सब में से ये जो फर्स्ट है ये लीस्ट परसुएसिव है, ये सबसे कमज़ोर है इन चारों एविडेंसेस में से, फर्स्ट वाला सबसे कमज़ोर है। वेल, द एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ। अगर देखिए आप किसी अंकेक्षक को उसका टेन्योर पूरा होने से पहले ही हटाना चाहते हो, तो पहले तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि साधारण प्रस्ताव तो 50% में एक वोट ज़्यादा हो जाए तो हो जाता है, कि मान लीजिए अगर 1000 वोटर हैं तो अगर 501 वोट एक तरफ हो जाए, आधे से एक भी ज़्यादा, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। विशेष प्रस्ताव जनरली 75%, 3/4 मेजोरिटी यस कहे तो पास होता है। तो विशेष प्रस्ताव लाने, आपको विशेष प्रस्ताव लाना होगा और उसके 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को आवेदन करना होगा कि हमने जो अंकेक्षक पहले रखा था उसे हम टर्म ख़त्म होने से पहले हटाना चाहते हैं। तो 2 बातें आपको याद रखनी है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए अप्लाई करना है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन लिखना है आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। गिवन ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में मान लीजिए 30 बॉयज़ थे और उनमें उनका मीन निकाला गया तो 50 आया और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला गया तो वो 4 आया। और जो ग्रुप बी थी मान लो उसमें 20 गर्ल्स थी, उनका अर्थमेटिक मीन 40 आया और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन 5 आया। आपको दोनों ग्रुप का कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना मुश्किल होता है। ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन है। अब इसका इस तरह का फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ रखना होता है n1 यानी फर्स्ट ग्रुप, देख लीजिए पूरा लिख देता हूँ। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, डिविएशन 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर आपको n2 सेकंड ग्रुप के पर्सन, स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड का स्क्वायर, d2 सेकंड डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मैं इन सब के मतलब बता देता हूँ। n1 का मतलब है पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप में 30 लोग हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रखना है पहला स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर 16 रख लीजिए। d1 कैसे निकलेगा, आपको मीन 1 में से कंबाइंड मीन घटाना होगा, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। n2 का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन इन द सेकंड ग्रुप 20 हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड वो ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। d2 आप कैसे निकालेंगे, आपका जो मीन 2 है उसमें से आप कंबाइंड मीन लेस करेंगे, फिर उसका जो डिफरेंस आएगा उसकी स्क्वायरिंग होगी, यानी ये d2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे n1 प्लस n2 है, 30 और 20 आपको यहाँ 50 रखने हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली आंसर 6.6 आएगा। वो तो खैर कैलकुलेशन करने के बाद ही आएगा, ये सारा मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इस तरह से कंबाइंड मीन निकालते हैं और फिर मीन 1 में से कंबाइंड मीन लेस करेंगे, मीन 2 में से कंबाइंड मीन लेस करेंगे, तो आपका इस तरह से d1 और d2 आ जाएंगे। एक बार 4 की स्क्वायरिंग रखेंगे 16 और एक बार -6 की स्क्वायरिंग रखेंगे 36, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा।
इसके बाद है व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड एज वाउचर्स ऑफ वेजेस पेड। सपोज़ कीजिए कि आप एक कैश बुक का ऑडिट कर रहे हैं, वहाँ पे आप पाते हैं कि पूरे साल में या मान लीजिए इस महीने में 5,60,000 का वेजेस पे किया गया है। तो अब आपको उसके वाउचर्स चाहिए, तो आप क्या देखेंगे? जॉब कार्ड बिल्कुल देखेंगे कि किस किस जॉब पे उन्होंने काम किया है, कौन कौन सा जॉब अंडरटेक किया है, कौन कौन सा कार्य किया है। वेजेस टेबल या वेजेस बुक देखेंगे, बिल्कुल सही है। सैलरी बुक नहीं। अटेंडेंस कार्ड बिल्कुल देखेंगे, यानी वो कौन किस दिन आया, क्या काम किया। वेज बुक क्या कहती है, उससे आप उसकी वेजेस पेड को प्रमाणित कर सकते हैं। तो वेतन पुस्तक शामिल नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बार मैं बता देता हूँ, वेजेस के लिए आपका ये वेजेस टेबल जैसे लॉग बुक होती है वैसे वेजेस बुक होती है। अटेंडेंस रजिस्टर, उसने जो जॉब परफॉर्म किया उसका कार्ड। फॉरमैन जो उनको उनके ऊपर निगरानी रखता है उसका स्टेटमेंट। उनको जो चेक इशू किया है उसका काउंटर फॉइल। उनकी पासबुक में कितनी वेजेस क्रेडिट हुई है वो, और भुगतान किया गया है इसको इतना भुगतान किया गया है, तो फॉरमैन का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पाशेस इंडेक्स, अगर आपको पाशेस का इंडेक्स बनाना है तो P1 P0 Q1 Q1, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा पाशे का जो इंडेक्स है वो न्यू क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, तो ये सही दिया हुआ है। लेस्पियर का इंडेक्स बेस क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, तो वो Q0 यूज़ करता है, तो ये भी सही है। ये ओल्ड क्वांटिटी को यूज़ करता है, सही बात है। कैली का प्राइस इंडेक्स P1 P0, देखिए इसमें हमेशा देखिए 1 ऊपर है 0 नीचे है, तभी प्राइस इंडेक्स बनता है, और Q इसमें स्टैंडर्ड होता है, तो कैली का प्राइस इंडेक्स भी सही दे रखा है। इसके बाद लिखा है मार्शल एजवर्स प्राइस इंडेक्स। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना उन्होंने, ये फॉर्मूला इन्होंने फिशर का दे रखा है। ये फॉर्मूला जो गिवन है ये फिशर का फॉर्मूला है, इसका नाम दे रखा है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, तो ये गलत दे रखा है। तो जो डी है वो सुमेलित नहीं है। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में होता है। कैसा फॉर्मूला होता है? ये वाला होता है कि ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी को जोड़ो और P1 से मल्टीप्लाई कराओ और फिर उसका समेशन करना। इसी तरह से ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी को जोड़ो और बेस प्राइस से मल्टीप्लाई कराओ, इसका समेशन। तो ये आपका फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ का, वहाँ कुछ और ही फॉर्मूला दे रखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which method of interpolation and extrapolation is used when the number of items in a variable are less 3 or 4 and difference in the independent variable is either uniform or is too less? देखिए आप ये समझिए कि इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में एक एक्स सीरीज़ होती है, एक वाई सीरीज़ होती है। सपोज़ कीजिए एक्स सीरीज़ की तरफ है एज और वाई सीरीज़ की तरफ है मान लीजिए प्रीमियम, ठीक है। अगर ऐसा होता कि 5 साल की 15 साल की एज पे प्रीमियम, 20 साल 25 साल 30 साल, अगर ये लगातार एक जैसा चल रहा होता, क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन में बायनॉमियल की तरफ भी जा सकते थे और न्यूटन के एडवांस डिफरेंस मेथड की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन इसने कहा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या तो समान अंतर हो या थोड़ा कम अंतर हो, तो इसीलिए आपके बायनॉमियल और न्यूटन ये वाले फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन लैग्रेंज मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, पैराबोलिक से भी सॉल्व हो सकता है। पैराबोलिक मेथड के साथ ये है कि ये सबसे बढ़िया साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिकली ये सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारे इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अगर तीन चार ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इसको अपन बहुत ही स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसका आंसर ए दे रहा हूँ। आपको पता ही है कि ये आंसर की जब मैं बना रहा हूँ तब तक ऑथेंटिक आंसर की या कहीं RPSC की आंसर की नहीं आई है। हालांकि बहुत सारे आंसर यही रहने वाले हैं, फिर भी जिसमें मुझे लग रहा है तो बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर पैराबोलिक कर्व भी हो सकता है, लैग्रेंज भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को डिरिड भी किया जा सकता है। पर मैं पैराबोलिक की आपको एक खासियत बताता हूँ। पैराबोलिक के साथ ये लिखा हुआ है कि यद्यपि शुद्ध गणितीय दृष्टि से यह सर्वाधिक विश्वसनीय विधि है, लेकिन मान लीजिए कि अगर 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आपको 10 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अतः इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जब पदों की संख्या कम हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक हो। ये जो है ना लाइन, ये पैराबोलिक की तरफ ले जाती है, इसीलिए मैंने आंसर वो दिया है। नो कस्टम ड्यूटी इज़ टू बी कलेक्टेड इफ़ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेवाइबल इज़। अगर आपने माल इंपोर्ट किया है और उस पर बनने वाली ड्यूटी 100 रुपये से कम है तो फिर आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अब 100 रुपये के लिए कौन इतनी कागज़ माथाफोड़ी करेगा। तो अगर आपने जो माल मंगाया है उस पर बहुत ही नेग्लिजिबल ड्यूटी बनती है 100 रुपये या 100 रुपये से कम, तो आपको वैसे ही माल ले जाने ले देंगे, कोई बात नहीं, आप वैसे ही माल छुड़ा के ले आना, ठीक है। चलो, डॉक्टर प्रतिभा निवासी हैं, उम्र 82 वर्ष है, जो कि डॉक्टर है।
उनकी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कर योग्य आय 4,84,000 है। कर निर्धारण वर्ष के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था के अनुसार कर दायित्व क्या होगा यदि कर प्रभार को ध्यान में न रखा जाए। देखिए, डॉक्टर प्रतिभा जो हैं बेसिकली निवासी हैं और 82 वर्ष की उम्र होने की वजह से वो सुपर सीनियर हैं। तो सुपर सीनियर में क्या होता है, 5 लाख तक नो टैक्स, ये नियम है। ठीक है, तो ओल्ड सिस्टम में इनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर नए टैक्स की बात करें तो नए टैक्स रिजीम में एज फैक्टर को नहीं देखा जाता। उसमें ऐसा नियम है कि पहला जो 2.5 लाख है वो एग्जेम्प्ट होगा, अगले 2.5 लाख में 5% है। तो अगला 2.5 लाख इनका पूरा नहीं है क्योंकि टोटल इनकम की 484 है, तो बैलेंस इनका बचता है 234। तो 234 पे 5% टैक्स लगाया जाएगा, 23,400 का आधा यानी 11,700। तो इनका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 11,700। तो आप अभी तो इसका आंसर ए मानिए, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है उसके मुकाबले में ए सही है, पर बाकी में ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। सही, इसका बिल्कुल सही आंसर ये है कि नील नील होना चाहिए था। नए टैक्स रिजीम में भी इनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो बनेगी। क्यों? क्योंकि इनको धारा 87A का रिबेट तो मिलेगा, एज फैक्टर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर 5 लाख से तो इनकम कम है, तो इनका ये सारा का सारा 11,787A के तहत इनको रिबेट मिलेगा और इनकी टैक्स लायबिलिटी शून्य हो जानी चाहिए। पर दोनों तरफ नील नील ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने। मतलब चलते चलते ये तो कह दिया कि भाई सेस का ध्यान ना रखा जाए, तो चलो सेस तो इग्नोर करने के लिए कह दिया, लेकिन रिबेट के बारे में तो क्वेश्चन साइलेंट है। तो रिबेट तो हम देंगे, और रिबेट अगर देंगे तो इनकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो आएगी, तो फिर आंसर 0-0 आना चाहिए था। बट ठीक है, या तो इसका आंसर ए रहेगा या 0-0। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें तो डेफिनेटली ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड रिमेनिंग हिडन। कहता है त्रुटियां और छल कपट के छुपे रहने की अधिक संभावना बनी रहती है अगर आप रूटीन चेकिंग करते हैं उसमें या टेस्ट चेकिंग करते हैं। तो देखिए, अगर आप टेस्ट चेकिंग करेंगे तो फिर उसमें चांस है कि एरर्स छुपे हुए रह सकते हैं। भाई रूटीन चेकिंग में तो क्या होता है, आप एक एक एंट्री की, एक एक लेजर की जा के चेकिंग करते हैं, तो वहाँ बहुत कम चांस है एरर के छुपे रहने के। लेकिन अगर आप टेस्ट चेकिंग करते हैं, टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, आपने 15वां पेज देखा, फिर 25वां पेज देख लिया, फिर अगले महीने की 4 तारीख देख ली, मतलब रैंडमली अपन ने कुछ भी उठा लिया, तो उससे गलतियाँ पकड़ में आती हैं, लेकिन कुछ कुछ छुपी हुई भी रह जा सकती हैं। हो सकता है आप 15वें पेज पे देख रहे हो, गलती 17वें पेज पे हो, तो वो तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो टेस्ट चेकिंग में, है ना, मैं आपको दोनों का एक अंतर भी बताता हूँ, जो मैंने कहीं से अंतर पाया। कहते हैं रूटीन चेकिंग का एडवांटेज क्या होता है, चूँकि इसमें सारी ओरिजिनल एंट्रीज चेक की जाती हैं, सो इसमें एरर्स और फ्रॉड्स डिटेक्ट हो जाते हैं जल्दी ही। टेस्ट चेकिंग का डिसएडवांटेज बताते हुए किसने क्या कहा, देयर आर चांसेस ऑफ लीविंग होना चाहिए, देयर आर चांसेस ऑफ लीविंग एरर्स एंड फ्रॉड्स बिकॉज ट्रांजेक्शन विद फ्रॉड्स मे बी लेफ्ट आउट फ्रॉम ऑडिट की पकड़ में आने से रह सकते हैं। निम्न प्रदत्त समंकों के आधार पर आप इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के किस बीजगणितीय रीति द्वारा सन 2021 के लिए राजस्थान की जनसंख्या का बाह्य गणन करेंगे। अब आप देखिए, इसमें 1961 की जनसंख्या दे रखी है राजस्थान की, 1971, 1981, 1991। आप देख रहे हो इंटरवल इक्वल है 2001, 2011, और इसी में चलते चलते इसी सीक्वेंस में चलते हुए 2021 को पूछा गया है। तो ये बायनॉमियल मेथड से सॉल्व होगा क्वेश्चन। अगर ये ऐसा होता कि 1961, 1971 ऐसे दे रखी होती और हमसे पूछा होता कि बताइए 2025 में जनसंख्या क्या होगी या 2018 में जनसंख्या क्या रही होगी, बीच का कोई ईयर पूछा जाता, तो फिर मैं न्यूटन मेथड लगाता। लेकिन इसमें इक्वल जो सीरियल चल रही है उसी सीरियल का फिगर एक मिसिंग करके पूछा गया है, तो इसके लिए आपको बायनॉमियल मेथड लगाना होगा। डायरेक्ट बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। वेल, नेक्स्ट देखते हैं। इन मल्टीपल रिग्रेशन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपका सिंपल रिग्रेशन भी होता है जिसके अंदर 2 ही चर होते हैं, जिसमें एक चर को इंडिपेंडेंट और दूसरे चर को डिपेंडेंट माना जाता है। सपोज कि जिसका एग्जांपल देते हैं कि एक तरफ अपन लिखें वर्षा की मात्रा और एक तरफ हो फसल, और हम इस तरह का कैलकुलेशन करें, इतनी बरसात होगी तो फसल उतनी होगी, और इतनी बरसात होगी तो फसल उतनी होगी, है ना। तो उसमें अपन ने एक ही फैक्टर को इंडिपेंडेंट रखा, वो है वर्षा की मात्रा। लेकिन अगर साथ ही साथ अपन खाद की मात्रा को भी देखें, साथ ही साथ अपन
ट्रैक्टर आवर्स को भी देखें, ट्रैक्टर कितने घंटे चला उसको भी देखें। तो अगर अपन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, है ना, यानी अगर अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो आपका इसे कहते हैं आपका फिर मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, बहुगुणी प्रतीपगमन। तो दो या अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज जीरो इफ बोथ वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल हैं तो उनके बीच में शून्य सहसंबंध कब कहा जाएगा? इंक्रीज टुगेदर। अगर एक्स ऊपर गया और वाई भी ऊपर गया तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। वेल, चौथे को देखो, चौथे में लिखा है डिक्रीज टुगेदर, ये नीचे गया और ये भी नीचे गया तो इसे भी हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड देखिए, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब होता है एक्स ऊपर गया और वाई नीचे गया तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो बीच में क्या बचा? आर पेयर्ड रैंडमली सिग्निफाइंग एब्सेंस ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। वेल, अगर कुछ भी हो रहा हो, जैसे एक्स बढ़ रहा है तो वाई कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नो चेंज हो रहा है, तो मतलब कोई कहीं डायरेक्शन नहीं है। देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन हो सकती है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव डायरेक्शन होता है, पर कोई डायरेक्शन ही नहीं बन रहा होता है तो फिर एक्स और वाई के बीच में फिर हम जीरो सहसंबंध मानते हैं। अगर वो रैंडमली युग्मित होते हैं और उनके बीच अगर अनुबंध कहें सहसंबंध की अनुपस्थिति का आभास आपको होता है तो फिर उनके बीच में जीरो कोरिलेशन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। वेल, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ कहना हो बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स की दुनिया में आपको बहुत काम आएगा। बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने ऐप पे अवेलेबल करा रखा है, तो आप हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बाय।